2600 साल पहले जो इस जगह का नाम हुआ करता था वो था जहाँ पे आप लोग खड़े हैं सारनाथ, ये था ऋषि पतन मृगदया वन। तो जन्म लिया पीपल के पेड़ के नीचे, ज्ञान की प्राप्ति आई पीपल के पेड़ के नीचे, प्रथम उपदेश उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे दिया और इनका वहाँ पर ही निर्माण हुआ। 80 वर्ष की आयु में वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। अब यहाँ से देखिए ये हाथी, ये शंख, ये सारे पेड़ में नेचुरल तरीके से है। बहुत ही रहस्यमय वृक्ष है। आप जितनी दीवार की आप हाइट देख रहे हैं, हाँ हाँ, उतना ही अंडरग्राउंड बेसमेंट बना हुआ है जो पूरा साउंड प्रूफ हॉल है और वहाँ बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से निगाहों को नीचे रखी है। इनकी माँ ने इनको खड़े खड़े प्रसव दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब इनकी माँ ने इनको प्रसव दिया था तो वो खड़े खड़े प्रसव दिया था। आज के डेट में देखी जाएगी तो अभय मुद्रा में दुनिया में सबसे बड़ी। तो आप लोग सुने होंगे संत कबीर दास का ताना वाला। ये जो मंदिर की शैली आप जो देख रहे हैं इसको पगोडा शैली बोली जाती है। अच्छा, पगोडा शैली। बर्मा, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन जगहों पे जब आप जाएंगे हाँ। तो जो मंदिर की शैली होती है वो पगोडा शैली कहलाती है। पगोड़ा मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वैसा? ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख अच्छा। रहे हैं, जैसे हम लोग की मंदिरों की शैली होती है ना, द्रविड़ हाँ। शैली, वैष्णव शैली, शैव शैली, अलग अलग शैलियाँ हुआ करती हाँ। है। इस शैली को पगोडा शैली बोलते हैं। अच्छा, इधर आए ये पगोड़ा शैली है, इस ड्यू टू स्ट्रक्चर। आप जितनी दीवार की आप हाइट देख रहे हैं, हाँ हाँ, उतना ही अंडरग्राउंड बेसमेंट बना हुआ है जो पूरा साउंड प्रूफ हॉल है। अच्छा, जो थाईलैंड के बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं यहाँ पे आके मेडिटेशन किया करते हैं। वो देखें वहाँ पे एंट्रेंस, लाल रंग का जो दरवाजा आप देख रहे हैं हाँ। वहीं से एंट्रेंस होता है। लोग नीचे, बुद्धिस्ट मॉन्क लोग नीचे जाया करते हैं, यहाँ पे आके मेडिटेशन किया करते हैं, विपश्यना किया करते हैं। नहीं, विपश्यना किया करते हैं। विपश्यना के बारे में आप लोगों को पता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है जिसमें 5 वचन आपको निभाने पड़ते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा आपको, लहसुन प्याज भी छोड़ देना होगा, वैष्णवी भोजन करना होगा और 10 दिन के लिए मौन व्रत धारण करना होगा। आजीवन के नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, वो नहीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 10 दिन के लिए, जब तक अच्छा, ये सब चीजें 10 दिन के लिए जब आप कैंपस के अंदर जब जा रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन, वैष्णवी भोजन, लहसुन प्याज भी छोड़ देना होता है और 10 दिन के लिए आपको मौन व्रत धारण करना होगा। बोल नहीं रहे तो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है और वहाँ बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से निगाहों को नीचे रखी जाती है। आई कांटेक्ट वहाँ पे नहीं किया जाता। तो 10 दिन के लिए आप अपने शरीर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर ले रहे हैं तो कम से कम किसी दूसरे को समझाने के काबिल नहीं, स्वयं को समझने के काबिल आप हो सकते हैं। आप मंदिर का दर्शन कर लें। तो ये प्रैक्टिस अभी भी फॉलो होता है? हाँ, या? होती है 3 से 13 तारीख तक और 18 से 28 तारीख तक होती है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर खरगीपुर एक जगह पड़ती है जो गोयनका जी का ये होता है, आपका वो है सेंटर है उनका, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जो आप स्वयं से देना चाहें आप दे सकते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है उसका। ये मंदिर है। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म का 4 धाम। 4 धाम। हाँ हाँ लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। हाँ हाँ, इनकी माँ ने इनको खड़े खड़े प्रसव दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब इनकी माँ ने इनको प्रसव दिया था तो वो खड़े खड़े प्रसव दिया था और जैसे ही ये पैदा हुए थे तो ये 7 कदम चले थे और जहाँ पे इनके पैर पड़े थे, चरण पड़े थे 7 कदम के, वहाँ पे कमल के फूल निकले थे आपका, वहाँ पे कपिल वस्तु में। फिर बीच वाली जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये बोध गया की है और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और लेटी हुई जो प्रतिमा देख रहे हैं ये कुशीनगर को दर्शाती है। जब तुर्कियों ने जब भारत पर अटैक किया था तो इस प्रतिमा को 7 खंडों में तोड़ दिया था। बाई चांस अगर आप कुशीनगर जा रहे हैं तो उनकी वहाँ पे जो ओरिजिनल प्रतिमा जो आप देखेंगे, जो ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बाहर निकाली थी, उस प्रतिमा को 7 खंडों में तोड़ा गया, उसके ऊपर कपड़ा लिटा के उसको ढका गया। तो ये सारनाथ में पहली बार प्रथम उपदेश उन्होंने यहाँ पे दिया था। यहीं पे दिया। इन लाफिंग बुद्धा का जन्म हुआ था। इनके बुद्ध के 3 अनुयायी फॉलोवर्स हुआ करते थे, लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। ये लोग भिक्षा मांगने के लिए जहाँ जाया करते थे वहाँ पे हंसा करते थे, हंसने से वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुआ करती थी। इनकी प्रतिमा एक दूसरे को गिफ्ट दी जाती है, सुख समृद्धि, सम्मान, संपत्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, इसके लिए एक दूसरे को गिफ्ट दी जाती है। और आप देखें ये सिंदूर का पेड़ है। अच्छा, अभी ये जर्मिनेट हो रहा है और वो ब्राउन कलर का जो आप आगे देख रहे हैं ना, वो मैच्योर हो चुका है। अप्रैल तक जाते जाते वो मैच्योर हो जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं सरसों के बराबर के। जब इसको सुखा के पीसा जाता है तो प्राकृतिक सिंदूर प्राप्त होता है जो हमारी माता बहनें लगाती हैं।
अच्छा, सिंदूर का पेड़। हाँ हाँ। ये भूमि ध्यान मुद्रा है। इनका राइट हैंड जमीन को टच कर रहा है। पांचों शिष्य जब इनको छोड़ के चले गए थे तो ये नेचर से एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। राइट हैंड इनको जमीन का टच कर रहा है। ये भूमि ध्यान मुद्रा भूमि से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। इनके सर पे जो आप करली देख रहे हैं ना, जब जैसा कि हमने आपको बताया था, सर पे देख रहे हैं करली, जब ये अपना गृह त्यागे थे तो अपना बाल स्वयं से छिल दिया था ना। तो बोध गया में जब ये मेडिटेशन कर रहे थे तो एक स्नेल नाम का कीड़ा होता है जिसको घोंघा बोला करते हैं, वो इनके सर पे चला गया था और ढेर सारे अंडे दे दिए थे और सबने अपने प्राण त्याग दिए थे इनकी सर को शीतलता प्रदान करने के लिए। तो इनके सर पे जो आप करली देख रहे हैं वो इनके हेयर्स में स्नेल के स्कल्स हैं। अच्छा, ये लगभग 250 साल पहले या 2300 साल, मतलब आज के 2300 साल पहले, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 250 साल बाद 2300 साल पहले, तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंबिसार और उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु कौटिल्य चाणक्य हुआ करते थे। तब जाके अखंड भारत की स्थापना हुई थी। इसके पहले भारत जो था वो 16 अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था, जैसे काशी, मगध, पाटलिपुत्र, सब अलग अलग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना करवाई थी। सम्राट अशोक का जब टाइम पीरियड आया था तो उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, कलिंगा का युद्ध लड़ा था, जो उड़ीसा में पड़ता है, दया नदी के किनारे। उस समय पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। तो उन्होंने कलिंगा का युद्ध जब देखा तो वहाँ पे कोई जीवित नहीं बचा था और दया नदी पूरी रक्त से लाल बह रही थी। तब जाके उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया और अपने बेटे महेंद्रा और संघमित्रा को सन्यासी बनाया और बोधि ट्री, जो पहले ब्रांच जो जनरेशन की जो ट्री थी, उसको ले जाके कोलंबो श्रीलंका भेजा गया। तब इनकी पत्नी वहाँ पे नाराज़ हो गई थी कि अभी तो आपको चंडासुर कहलाया जाता था, अभी आप धर्मासुर बन गए हैं और मेरे बेटे बेटियों को तो सन्यासी आपने बना दिया, अब मेरा वंश तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो जब उन्हें कारण जब देखा तो पता चला कि बोधि ट्री लेके गए हैं। तो सम्राट अशोक के द्वारा बोध गया में, सम्राट अशोक की पत्नी के द्वारा बोध गया में सबसे पहले पेड़ उन्होंने कटवाया था। फिर शशांक ने कटवाया, फिर बख्तियावर खिलजी ने कटवाया। और ईस्ट एशिया की तरफ आप ग्लोबल मैप उठा के देखेंगे तो ईस्ट एशिया की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं वहाँ पे पूरा बुद्धिज़्म का फॉलो हुआ। बर्मा, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, हर जगह वहाँ पे बुद्धिज़्म का फॉलो हुआ। अफगानिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था ना सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में। तो सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान में एक बाबियान बुद्धा बनवाई थी, पूरे पहाड़ को, सिंगल पूरे पहाड़ को काट के एक बाबियान बुद्धा बनवाई थी अभय मुद्रा में। तालिबानियों ने 2001 में 10 अगस्त को उसको तोड़ दिया था। उसी की प्रतिलिपि आपकी यहाँ पे बनाई गई है। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। जो इसकी हाइट रखी गई है वो 80 फीट 9 इंच की रखी गई है। इनकी आयु 80 साल मानी गई थी और अपने माँ के घर में ये 9 महीने थे। तो जो स्पेसिफिक हाइट रखी गई है वो 80 फीट 9 इंच की रखी गई है। इसमें 843 ब्लॉक्स लगे हैं चुनार के पत्थर के, जिसको रेड सैंडस्टोन बोला जाता है, लाल बालू पत्थर बोला जाता है, जिसकी फिनिशिंग बड़ी फाइन होती है। आए आगे चल के दर्शन कर लें। आज के डेट में देखी जाएगी तो अभय मुद्रा में दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा आपकी यहाँ पे है। एक बोध गया में भी है, वो योगध्यान मुद्रा है। अच्छा, अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा है। अच्छा, अभय मुद्रा योगदान, जो बोध गया में वो योगदान मुद्रा। हाँ हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अभय मुद्रा में। अच्छा। धम्मं शरणं गच्छामि। अशोक स्तंभ है। ये है भारत का नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ। ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ओरिजिनल आपका म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे तो डेमो के तौर पे रखा गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको बताएं। सम्राट अशोक ने जब चारों दिशाओं में बुद्धिज़्म को फैला दिया था तो 4 शेर का सिंबल उन्होंने ऊपर से दिया था, 4 शेर का सिंबल दिया था और 4 जानवरों का सिंबल नीचे और दिया था उन्होंने। जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा जानवर हाथी, और इनकी माँ को जो सपना रिलेट हुआ करता था सफ़ेद हाथी और कमल के फूल का, उन्होंने यहाँ से दिया था। इधर आए। दूसरा दिया था शेर। सम्राट अशोक जिस कुल से आया करते थे वो शाक्य कुल हुआ करता था और शाक्य कुल का जो राष्ट्रीय चिन्ह हुआ करता था वो शेर का सिंबल हुआ करता था। तो फिर शेर का सिंबल उन्होंने यहाँ से दिया था। तीसरा दिया हुआ था घोड़ा, गतिशीलता और त्याग का। बुद्ध जब अपने घर से निकले थे केवल घोड़ा लेके निकले थे, चाहे तो बहुत कुछ लेके निकल सकते थे। तो घोड़ा और त्याग, गतिशीलता का भी सिंबल उन्होंने यहाँ से दिया था। चौथा बैल। बैल?
अच्छा। खेतों पे मेहनत करने वाला बैल और सम्राट अशोक की जो राशि हुआ करती थी वो वृषभ राशि थी, तो सिंबल उन्होंने बैल का सिंबल यहाँ से दिया। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, ये लोटस उल्टा है ना, सीधा भी बनाया जा सकता था। कुशीनगर में जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो इनके समय जब इनके पास जब कमल लेके जाया करते थे वो कमल उल्टा हो जाया करता था, मुरझाया जाया करता था। तो ये दर्शाया गया है कि जो भी मनुष्य या जो भी जीव इस धरती पे आया है उसको एक न एक दिन जाना है। भारत का नेशनल एम्बलम जो लिया जाता है वो इस पोर्शन से लिया जाता है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। 3 शेर ऊपर से दर्शाए जाते हैं और हम लोग अपने आप को हमेशा गतिशीलता और मेहनत करने वाला करते हैं। अपने आप को जंगल का सबसे ताकतवर या जंगल का राजा शो नहीं करते हैं। आप करेंसी पे भी देख लें, नोटरी पे भी देख लें, हर जगह आप देख लेंगे वो यहाँ से दिखाई देता है। बाहर आ चुके हैं, अब निकल जा रहे हैं महाबोधि सोसाइटी में, देखते हैं वहाँ पे क्या है और आपको दिखाते भी हैं। इलामा का स्टे यहाँ पे है। यहाँ पे ये तिब्बतियन मोनेस्ट्री है। अच्छा। अब तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, कई साल हो गया उनको, 4-5 साल हो गया बनारस में है, लेकिन वो जब भी आया करते थे तो यहीं पे स्टे किया करते थे। आजकल वो धर्मशाला में ही आराम कर रहे हैं वो। अच्छा। आइए कबीरदास का ताना बाना दिखाया हम आपको। तो अभी जा रहे हैं कबीरदास का काना बाना देख। ताना बाना, ताना बाना वो जो है वो समझते हैं क्या है। आइए। का हालचाल बात आप बढ़िया बढ़िया। क्या हाल समाचार? क्या? कहाँ से आना हुआ आप लोग? पटना। अच्छा अच्छा, तो देख लीजिए थोड़ा हमारा हाथ से कारीगरी। अच्छा, ये सिल्क का आप हाँ वो बना रहे हैं साड़ी? हाँ, थोड़ा बता भी दे सर इसके विषय में, हाँ हाँ कैसे बनाया जाता है। अच्छा, बताइए। तो ये देखिए सर, बनारसी साड़ी को बना रहे हैं। तो पहले हम लोग डिजाइन का ग्राफ पेपर बनाते हैं, उसके बाद एक पंच कार्ड को बनाया जाता है। कार्ड में जो होल है वो डिजाइन का है। जब जकाट मशीन पर जाता है तो पंच करता है और हम पैर से देखिए डंडे को चलाते हैं। तो ये ताना में डिजाइन को उठाता है और बाना से बुनाई करते हैं। तो आप लोग सुने होंगे संत कबीरदास का ताना बाना, तो ताना बाना इसी को कहा जाता है। ये ताना है, ये जो बना रहे हैं बाना, और जरी को देखिए बॉर्डर भर इस तरफ उल्टा सीधा इसका नीचे। तो ऐसे गांव में घर घर बनाया जाता है। ये लगाया गया, आप लोग आए और देखे बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव से बन के सोसाइटी में ही जमा होता है और एक साड़ी बनाने में 5 दिन 3 दिन 8 दिन जैसा डिजाइन वैसा समय लगता है। और इसको थोड़ा टच करिए, टच करिए, सिक्रेशन आप भी टच करिए। जी, ये काफ़ी सॉफ्ट है ना सर? इसके एक थ्रेड्स में आपको 108 ये भी धागा देखिए सर, इसमें 108 धागे हैं रेशम का। अच्छा, ये रेशम के 108 धागे हैं देखिए इसमें। थोड़ा, अरे बाल से भी पता। ठीक, और इसके नीचे का सीधा रहेगा। जब बन जाएगा ना तो सीधा वाला उस तरफ, उल्टा इस तरफ। अब देखिए रेड वाइट की साड़ी बना रहे हैं। अब बना हुआ आप लोग को अंदर दिखाएंगे। हम तो ये बना रहे हैं, थोड़ा बता भी दिए सर कैसे बनाया जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। एक साड़ी को बनाने में सर 5 दिन 3 दिन 8 जकाट मशीन में जब पैर से चला रहे हैं तो जैसा डिजाइन रहेगा वैसा ही समय लगेगा डिजाइन। पंच कार्ड में आप अलग अलग होल देख रहे हैं, ये डिजाइन उठाते हैं। अंडरस्टूड। चलो बढ़िया। तो अंदर इनका ये है। अब यहाँ पे कैमरा लोगे। तो म्यूज़ियम के सामने आपको बहुत सारा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, सॉवेनियर्स। तो जहाँ आपको तो ये पता होगा, मेरा जो फेवरेट चीज़ होता है मैग्नेट्स कलेक्ट करने का, जहाँ जाते हैं वहाँ से मैग्नेट्स कलेक्ट करते हैं। तो हमको मिल गया है 50 रुपये में मैग्नेट सारनाथ का, ये वाली लिया। नाइस नो। देखते हैं अभी और कुछ दिखता है तो दिखाते हैं।